मेरी उम्र 36 साल थी। जो भी रिश्ता मेरे लिए आता लड़के वाले मेरी बहन को पसंद करते। मैं अपनी बहन से नफरत करने लगी। जब मेरी बहन की शादी होने लगी तो मैंने अपनी बहन को डरा धमकाकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया और शादी का जोड़ा पहनकर उसकी जगह मैं बैठ गई। मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल में आ गई। लेकिन सुहाग रात में जब अपने पति को देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम तानिया है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ और खूबसीरत भी, मगर मेरी उन तमाम खूबियों पर मेरी छोटी बहन सोनिया ने ग्रहण लगा दिया था। मैं भी प्यारी थी, लेकिन वह सबसे ज़्यादा हसीन थी। लोग अक्सर कहते कि अगर सोनिया ना होती तो तानिया के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की यह बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती कि काश सोनिया ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। मेरे माँ बाप हमेशा मुझ पर गर्व करते थे और रिश्तेदारों को बड़े खुश होकर मेरे नंबरों के बारे में बताते थे कि हमारी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। मगर अब सोनिया मेरी जगह लेने लगी थी, क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ कि उसने मुझे पीछे छोड़ दिया था। अब मेरा जिगर बहुत पीछे चला गया था, बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी कि काश सोनिया कहीं दूर चली जाए, जहाँ उसके साथ मेरा कभी सामना ना हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत और गुस्सा भर गया था कि मैं उसके मरने की भी दुआएं मांगा करती थी। मैं अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाया करती थी, उसको बात बात पर डांटा करती, मगर ना जाने वो किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझ पर जान देती थी, मेरा बहुत ख्याल करती थी। हर वक्त दीदी दीदी कहते हुए मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे, अब मैं खुशी थी। चलो अच्छा है, सोनिया से जान छूट जाएगी। मेरे ससुराल में मुझे कोई सोनिया की मिसाल नहीं देगा, मगर यहाँ भी सोनिया मुझसे जी ली। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था वो मुझे नापसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाता। बहुत बार ऐसा हुआ, तब मेरी बुआ ने कहा कि पहले सोनिया की शादी कर दो, इसके बाद तानिया की कर देना। पहले तो मेरे पापा नहीं माने, मगर जब माँ ने समझाए तो पापा राजी हो गए। लेकिन यह बात सब नहीं चाहते थे। मैं इस मैदान में भी सोनिया को बाजी मारने नहीं दे सकती थी। सोनिया सिर्फ 21 साल की थी और मुझसे 15 साल छोटी थी। ऐसे कैसे वो घर बसा लेती, लेकिन इस मामले में किसी ने मुझे घास नहीं डाली। मुझसे किसी ने भी मशवरा करना सही नहीं समझा और फिर एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। रिश्ता तो मेरे लिए आया था, लेकिन वो लोग सोनिया को पसंद कर गए और फिर उसी के लिए वो रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय होगी। हमारे घर में खुशियों का दौर चालू था, जबकि अंदर ही अंदर चल रही थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही गुजरने लगे और सोनिया की बारात भी आ गई। वो दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि जैसे वो कोई पूनम की चांद हो। मैं तो उसको देखती ही रह गई थी। सोनिया बोली, दीदी मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत दुखी है। माँ पापा को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तुम जानते हो क्या, छोटी उम्र की दुल्हनों को उनके पति बहुत ही जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मार पीट कर उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ऐसी लड़की सारी उम्र के लिए ससुराल वालों के गुलाम बनकर रह जाती है। सही उम्र तो 25 से 26 साल के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर बहन डर गई। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बहन बहुत ही कमज़ोर दिल के मालिक थी। वो बोली, दीदी अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या दूल्हा आपको भी मारेगा? मैंने 3 निशाने पर लगते देखा तो खुशी से झूम उठी। मैं बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तो 36 साल की हूँ, दूल्हा तो मुझसे दबकर रहेगा। सोनिया ने जल्दी से अपने सर से लहंगे का दुपट्टा उतार कर मेरे सर पर डाल दिया और बोली, दीदी भगवान के लिए आप मेरी जगह शादी कर लें। मैं मारपीट सह नहीं पाऊंगी, मैं तो 25 साल की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने बनाने लगी, लोग क्या कहेंगे और फिर माँ पापा को पता लगे तब क्या करेंगे। लोग बातें बनाएंगे कि बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के नसीब चुरा लिया। सोनिया बोली, दीदी लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आप बस मुझे बचा लें, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात से नहीं बचाएंगे? फिर मैंने हाँ कर दिया और फिर सोनिया मुझे शादी वाला लहंगा देकर खुद बाथरूम में जाकर छुप गई। फिर बारात आ गई और मेरी शादी संदीप से होगी। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर हमारी इज्जत बहुत थी। इसी इज्जत की खातिर हमारे घर संदीप का रिश्ता आया था। संदीप बहुत ही पैसे वाला था, दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब संदीप की फ़ोटो देखी तो मैं उसकी उसी वक्त से दीवानी हो गई थी। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि सोनिया, तुमने मुझसे हमेशा मेरी हर प्यारी चीज़ छीनी है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत छीने नहीं दूंगी। भले ही संदीप मेरी एक तरफा मोहब्बत था। संदीप अपनी शानदार हवेली और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। विदाई से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने ना में सर हिला दिया और जल्दी से बात बना दी कि अगर पति से पहले सास बहू को देख ले तो बुरा होता है। ऐसा हमारे खानदान में रिवाज है। मेरी सास भी डर गई। विदाई तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। मैं संदीप किले से सजा कर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसके इंतजार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मुझे ट्रॉली की घसीटने की आवाज़ आई। मैं घूंघट नीचे किए बैठी थी।
सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। मेरा तो दिल बाग बाग हो रहा था कि मैं हवेली की मालकिन बनकर रहूंगी। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तभी मुझे संदीप की आवाज़ सुनाई दी। वो आहिस्ता से बोला, सोनिया कैसी हो? अब ट्रॉली के पहियों की आवाज़ मेरे करीब हुई तो मैंने सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा गया था। बहुत ही खूबसूरत हैंडसम संदीप अपनी व्हील चेयर घसीटता हुआ आगे बढ़ा। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने घूंघट उतार कर फेंक दिया था। संदीप ही मुझे देखकर चौंक गया था। वो बोला, आप कौन हैं और सोनिया कहाँ है? मैं बोली, संदीप तुम लंगड़े हो, तुम अपाहिज हो, तुम पूरी ज़िंदगी अपनी इस व्हील चेयर पर गुजारोगे। हम दोनों की हालात देखने के काबिल थी। वो चुप हो गया था लेकिन मैं चीख मार मार कर रोने लगी। संदीप बहुत ही खामोशी से मुझे देख रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक की। मेरी सास बोली, क्या हो गए बहू, क्यों रो रही हो? दरवाज़ा तो खोलो। मैं गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। अब मेरी सास की भी वही हालत थी जो संदीप की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो और सोनिया कहाँ है? तुम तो शायद सोनिया की बड़ी बहन हो ना? मैं रोते हुए बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है? हमसे यह क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपाहिज है? मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी और मेरा हाथ दबोच कर बोली, धोखा तो तुम लोगों ने किया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूँगी। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। तभी संदीप बोला, माँ एक मिनट रुक जाएं। मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दें, उनसे कुछ भी नहीं छुपाएं। क्या आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया? आपने धोखाधड़ी का काम किया है तो अब आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है। तो फिर अब तमाशा मत लगाएं। यहाँ से मेरी सास का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो मुझे कच्चा ही खा जाती। फिर बेटे के डर से कमरे से बाहर निकल गई थी, पर मैं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। साथ ही साथ मैं सोनिया को कोस रही थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसकी आजमाइश को मैंने अपने गले का हार बना लिया था। काश उसकी शादी संदीप से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मेरा सारा हिसाब ही यहीं पर चुकना हो जाता था। मगर मेरी तो वो बात मत मारी गई थी जो जल्दी आग में खुद को झोंक दिया था। मैंने रोते हुए कह रही थी कि सुने तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। संदीप बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देखता रहा था। फिर बोला, क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने संदीप की तरफ देखा और सोचा कि इसके साथ झूठ बोलकर मुझे करना ही क्या है, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि मैंने सोनिया के साथ धोखा करने की कोशिश की है। मैंने उसको डरा दिया था कि पति लोग बहुत जुल्म करते हैं, इसलिए उसने अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया और इस तरह मेरी आपसे शादी होगी। मेरी बात सुनकर संदीप बोला, आपने ऐसा क्यों किया तानिया? मैं रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी मत मारी गई थी, मेरे नसीब फूट गए थे। दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता तो मेरे लिए आया ही था, तो फिर क्यों सोनिया की शादी आपके साथ होने दूं। संदीप बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तानिया क्या आपने गौर नहीं किया? मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने तस्वीर में देखी थी और जिसे देखकर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। संदीप की आंखें लाल हो गई थी। वो बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ था मेरे लिए वही बहुत था। मैं गुस्से में रोते हुए बाथरूम में गई, कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। मेरी आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। संदीप अब भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, रोते हुए पता नहीं कब मेरी आँख लग गई थी। सुबह हुई तो मेरी सास बोली, मैं तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी, तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं भी गुस्से में बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, कल की बजाय आप आज मुझे अभी तलाक दिलवा दे। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर संदीप को बैठा पाया। उसका चेहरा मेरे इंसल्ट करने पर लाल हो गया था। थोड़ी देर के लिए मुझे संदीप पर तरस आया, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहाँ के तरस का ठेका मैंने नहीं उठा रखा है। मैं कमरे में गई तो संदीप बोला, तानिया जो होना था वो हो गया, अब मैं आपके सामने हूँ। यह घर जायदाद आज से यह सब कुछ अब आपका है, लेकिन अगर आप अब भी मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूँगी, क्यों ना तब तक 1 महीना संदीप के साथ रहकर इस शानो शौकत और ठाट बाट का मजा ले लेना चाहिए। तब तक मेरे घर वालों का गुस्सा भी कम हो जाता, क्योंकि जब मेरे घर वालों को पता चल जाता कि सोने की जगह मैंने शादी कर ली है तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा कसूरवार वो मुझे ही समझ रहे थे। सोनिया ने भी माँ पापा को सच बता दिया था कि दीदी ने मुझे डरा धमका कर मुझसे यह करवाया था। मैंने संदीप की बात पर कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास एक आदमी से बातें कर रही थी। वैसे मेरी सास में बिल्कुल नहीं लगती थी, वो बहुत ही जवान दिखती थी। मेरी सास का मूड अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोली, तानिया इससे मिलो, यह विशाल है, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, या भी मेरी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। ये कल से मेरा सर खा रहे हैं कि भाभी इतनी खूबसूरत है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढते। अपनी सास की बात सुनकर मुझे सोनिया का ख्याल आ गया। मैंने सोचा क्यों ना सोनिया का रिश्ता इसके लिए मांग लो, लेकिन वो आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन भाभी भी कम खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो तस्वीर वाली लड़की तो बहुत खूबसूरत थी। फिर मेरी सास ने बोला, आपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे दी? शर्म की
वजह से मेरा सर नीचे हो गया और मेरी सास मेरी इस हालत का मजा ले रही थी। गुस्से और जलन ने मुझे अंदर से मायूस कर दिया था। मैं अपने कमरे में आई और सामान की तोड़फोड़ करने लगी, जबकि संदीप मुझे बेबसी से देख रहा था। अब मैंने भी सोच लिया था कि सोनिया से उसका नसीब छीन कर ही रहूँगी। मैंने सोचा पहले विशाल और सोनिया का रिश्ता करवाऊंगी और फिर सोनिया को दुख देने के लिए और उसे तड़पाने के लिए मैं यह रिश्ता तोड़वा दूंगी। इसलिए मैंने अब विशाल के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। एक शाम मैंने विशाल को लॉन में बिठा देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, आप अगर इजाज़त दें तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। विशाल ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं बैठ गई और रोने लगी। वो बौखला गया और बोला, भाभी क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? मेरे रोने में और तेज़ी आ गई। मैं बोली, विशाल आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से नफरत है। आप मुझे मेरे नाम से तानिया कहकर बुला सकते हैं। विशाल पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, तानिया कहिए क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही हैं? मैं बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, मैं इस तरह के अपाहिज इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। विशाल मुझे दिलासा दे रहा था। मैं कमरे में आ गई तो संदीप मुझे बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहा था। वह मुझे देख कर बोला, तानिया विशाल से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैं गुस्से से और नफरत से बोली, हाँ कम से कम वो अपाहिज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर संदीप खामोश हो गया। मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आंख सिसकों की आवाज़ से खुल गई थी। मैंने सर उठाकर देखा तो संदीप खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया हो। कुछ भी कहो, संदीप मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी, लेकिन सिर्फ सोनिया बीच में आ गई। मैं सोनिया को किसी भी तरह जीने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं संदीप को अपना नसीब मानकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती और फिर सोनिया की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती तो वहाँ पर सोनिया मुझसे जीत जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं सोनिया से नीचे होकर नहीं रह सकती थी। मुझे लगता है कि सोनिया दिल ही दिल में मुझ पर हंसती होगी। मैंने संदीप को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सोने के लिए लेट गई, लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिस रास्तों पर चल रही थी पता नहीं उनका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मुझसे बहुत बुरा सलूक करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से बिल्कुल भी दबी नहीं थी। मैं भी मुंह पर जवाब दे देती थी। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे संदीप की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा नाम ले रहा था। मैं एकदम रुक गई। संदीप बोला, मेरी बीवी के साथ बुरा बर्ताव मत किया करें और मैं उसे वही इज्जत दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू की होती है। मेरी सास गुस्से से बोली, वही बीवी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाहिज कहकर पुकारती है। अरे मैं तो कहती हूँ इसको तलाक देकर चलता करो, मुझे डर है कि कहीं तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले। तभी संदीप एकदम गुस्से से बोला, खबरदार जो आज के बाद आपने तानिया के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल की तो वो अब भी मेरी बीवी है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। मैं अपने कमरे में आ गई और संदीप से एकदम ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। संदीप तंजिया हंसकर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से संदीप का दिल जीत कर ही रहूँगी। मैंने जब अपने दिल को टटोला था तो मुझे लगा कि संदीप के बिना नहीं रह सकती। आहिस्ता मैं संदीप के करीब आने लगी थी, उसके सारे काम अपने हाथों से करती। संदीप मना करता रह जाता लेकिन मैं नहीं मानती। विशाल अब भी मेरे पास आने की कोशिश करता था और कहता कि अब तो मुझे टाइम ही नहीं देती, लेकिन मैंने विशाल को बुरी तरह डांट दिया था। मैंने कहा मेरा टाइम मेरे पति के लिए है, गैरों के लिए नहीं। साथ ही मैंने विशाल से यह भी कहा कि आज के बाद तुम मुझे नाम लेकर नहीं पुकारोगे बल्कि मुझे भाभी कहकर बुलाया करोगे। विशाल पहले तो हैरान हुआ, फिर खामोशी से चला गया, लेकिन अभी विशाल मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वो बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता और ऐसे जताता था कि जैसे उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता लेकिन मैं अपने गुस्से को पी जाती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तानिया विशाल के मैं सोनिया का हाथ मांगना चाहती हूँ। सोनिया कितनी खुश रहेगी ना विशाल के साथ, मगर तानिया तुम दिल छोटा मत करना, अपनी अपनी किस्मत होती है। सोनिया के हिस्से की जो खुशियाँ हैं वो तुम छीन नहीं सकती। इतना कहकर मेरी सास चली गई थी, जबकि मैं सोचती रह गई थी कि मेरी सास मुझे फिर से क्यों उकसा रही थी। ऐसी बातें क्यों करती है कि जिससे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी सोनिया का नाम मेरे सामने आ जाता था मेरा दिल तड़प उठता था और मैं गुस्से से भर जाती थी। फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं संदीप की खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा जाती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में संदीप की मोहब्बत और भी मजबूत हो रही थी। मैं संदीप के सारे काम खुद अपने हाथों से बहुत ही खुशी खुशी करती थी। संदीप की दवाइयों का इंतजाम भी अब मैंने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन मैं यह देखकर बहुत दंग रह गई थी कि संदीप को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती थी। 10-12 गोलियाँ एक बारे में ही खिलाई जाती थी। मुझे बहुत हैरात होती थी, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाती, हो सकता है इन दवाइयों से संदीप ठीक हो जाए, इसलिए सारी दवाइयाँ टाइम पर खिला देती थी। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी। जब मेरी सास को पता चला कि संदीप को दवाइयाँ मैं अपने हाथों से खिलाने लगी हूँ
तो मेरी सास को आग ही लग गई थी। उन्होंने चीख चीख कर पूरी हवेली सर पर उठा लिया थी। कहने लगी कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसे दवाइयाँ खिलाने की। तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसे गलत दवाइयाँ देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर संदीप अपनी माँ पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप तानिया पर इतना गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। तानिया मेरी बीवी है और इस घर की बहू है। आप इसकी इज्जत करें तो वो भी आपकी इज्जत करेगी। शाम को संदीप ने खुद अपने मुंह से दवा मांगी तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली, आज से आपको दवा नौकर ही खिलाया करेंगे। मगर संदीप सख्ती से बोला कि तानिया, मुझे तो दवा तुम्हारे हाथों से ही खानी है, वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। संदीप की बच्चों जैसी जिद देकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया और मैंने संदीप को अपने हाथों से दवा खिलाई। लेकिन एक बात मुझे हैरत में डाल दिया करती थी कि जैसे ही मैं संदीप को दवा खिलाती तो वो कांपने लगता था। आज मैंने जब संदीप से उसके कांपने की वजह पूछी तो उसने बताया, तुम फिक्र मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ था। सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपकर संदीप को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। मैंने संदीप की सारी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई और पूछा कि यह दवाइयाँ किस लिए हैं, और डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि यह दवा तो बहुत ही खतरनाक है। इसे खाने से तो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के पैरों की ताकत ख़त्म होने लगती है, पाँव कमज़ोर होते चले जाते हैं और वह अपाहिज हो जाता है। यह दवा तो हमारे मुल्क में नहीं मिलती है। यह दवा आपको कहाँ से मिली? संदीप भी सदमे में आ गया था। वापसी पर हम दोनों ही खामोश थे। शाम गहरी हो गई थी। रात होती ही मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुला लिया। जैसे ही मेरी सास कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी छिटार दिया था। मेरी इस हरकत पर और मेरे हाथ में माचिस देखकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे लगा कि शायद वो मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपनी सास के सामने करते हुए कहा, सारी सच्चाई मुझे बता दे, नहीं तो आप जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ, आपने संदीप को अपाहिज क्यों किया? नहीं तो मैं आपको जला दूंगी। संदीप उस वक्त कमरे में ही बैठा था और खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था। सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोली, संदीप तो जानता ही है कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने संदीप के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर उस बूढ़े ने मरते ही अपनी सारी दौलत संदीप के नाम कर दी। लेकिन मैं इतनी जल्द हार मानने वाली नहीं थी। विशाल जो हमारा पड़ोसी है, मैं उससे प्यार के चक्कर में पड़ गई। विशाल और मैंने मिलकर प्लानिंग की थी कि संदीप को अपाहिज करके आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटा देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों संदीप को शादी का भूत सवार हो गया था। कहने लगा कि मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है। मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो मेरा दुख दर्द बांट सके। आप किसी ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दें जो मेरा ख्याल रखे और मेरा दुख दर्द बांट सके, भले ही वो लड़की गरीब हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर संदीप की जिद पर ही हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गए थे। तुम मुझे बहुत समझदार लगी थी और तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही मासूम सी लगी थी, इसलिए तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया। सोचा था उसे भी डरा धमका कर अपने काबू में रखेंगे और जब संदीप को हम अपने रास्ते से हटा देंगे तो यह सारा इल्ज़ाम हम तुम्हारे बहन सोने पर लगा देंगे। इस तरह संदीप की सारी दौलत हमारी हो जाती और फिर मैं और विशाल शादी कर लेते। सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। मगर तानिया, तुम तो बहुत होशियार निकले। अगर तुम्हारी जगह सोनिया इस घर में बहू बनकर आती तो वो इस राज तक नहीं पहुंच पाती। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर संदीप ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था। उसने अपनी सौतेली माँ और विशाल को पुलिस के हवाले कर दिया। सबूत के तौर पर संदीप ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी, जिसमें संदीप की माँ ने सारी सच्चाई बयान की थी। संदीप रोने लगा। वो हैरान था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। अब संदीप की बीमारी पकड़ी गई थी। मैं और संदीप अमेरिका गए। वहाँ जाकर संदीप का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर को उम्मीद है कि संदीप जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैंने संदीप की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने दिन रात एक कर दिए संदीप की देखभाल करने में। आहिस्ता अब संदीप चलने भी लगा था। मैं रोज़ रात को संदीप के पैरों के मालिश करती हूँ, उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती। मैंने सोनिया को भी माफ़ कर दिया। उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था, क्योंकि जो कुछ भी होता था उसमें सोनिया की कोई गलती नहीं होती थी। वो तो बहुत ही मासूम सी थी, उसका कोई कसूर नहीं था। और मैंने जैसे ही सोनिया को माफ़ किया, सोनिया की तरफ से अपना दिल साफ किया, तो मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला था। संदीप भी अब मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। संदीप बहुत जल्द चल फिर सकेगा। हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। संदीप और मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। भगवान करे हमारे प्यार को किसी की नज़र न लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।